6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय यानी कि छोटे लड़के के नाम पर रखा गया था और इस विस्फोट के ठीक 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के ही एक शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इसका नाम फैट मैन यानी कि मोटा आदमी रखा गया था। हिरोशिमा पर गिराया गया बम यानी कि लिटिल बॉय में 15 केजी टन का विस्फोट करने के लिए 64 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसकी तुलना अगर हम नागासाकी पर गिराए गए फैटमैन से करें तो 21 किलोग्राम का विस्फोट पैदा करने के लिए केवल 6.4 केजी प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि फैटमैन लिटिल बॉय की तुलना में काफी ताकतवर था। तो फैटमैन का निर्माण यानी कि परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, आज की इस 3D एनिमेशन वीडियो में हम बड़ी ही आसानी से जानने वाले हैं और साथ ही साथ इसके वर्किंग सिस्टम को भी हम देखने वाले हैं। तो फैटमैन का निर्माण वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान लॉस एलमोस प्रयोगशाला में किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें अक्सर परमाणु बम के पिता के रूप में जाना जाता है। Now I am become death, the destroyer of worlds. बम की लंबाई 128 इंच की थी और इसका डायामीटर 60 इंच का था और इसकी वजन की बात करें तो लगभग 4.5 टन का था। तो चलिए अब हम फैटमैन के यानी कि परमाणु बम के अंदर के हिस्सों को देखते हैं। तो इसके अंदर एक प्लूटोनियम स्फीयर द्वारा संचालन होता है जो देखने में एक सॉकर बॉल के आकार जैसा दिखता है। इस गोले का वजन लगभग 6.5 केजी तक हो सकता है और यही गोला भयानक विस्फोट के लिए जिम्मेदार होता है। प्लूटोनियम कैंस प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के खदानों में पाए जाते हैं और प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी खोज 1940 में हुई थी। और परमाणु बम के अंदर प्लूटोनियम स्फीयर विस्फोटक पदार्थों से घिरा होता है, जैसे कि ये विस्फोटक लेंसेज हैं। ये एक विशेष प्रकार का चार्ज होता है जो 60% RDX और 40% TNT से बना होता है और इसके ऊपरी वाले हिस्से में 32 ब्रिजवायर लगे होते हैं जिन्हें एक्टिव करने के लिए बम के दूसरे तरफ 24 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है जो सीधा ही फ्यूजिंग सिस्टम से जुड़ी होती है। 9 अगस्त 1945 सुबह के समय अमेरिका का एक जहाज बोइंग B-29 अपने साथ फैटमैन को लेकर के टिंगयान एयरपोर्ट से टेकअप किया। असल में पहले बम गिराने का टारगेट जापान का कुरकुरा शहर था और जब 7 घंटे नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद ये जहाज जब टारगेट शहर के ऊपर आया तब घने बादल और धुंध के कारण बॉम्बर्स कुरकुरा शहर के ऊपर बम नहीं गिरा पाए। इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट बदलकर जापान का ही एक शहर नागासाकी कर लिया। तब उस टाइम पर नागासाकी एक बंदरगाह शहर था जो जापान के वर्तमान शहर से लगभग 170 किमी की दूरी पर बसा हुआ था, लेकिन यह 2,63,000 लोगों वाली एक बड़ी आबादी वाली शहर था और लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से इसी शहर के ऊपर फैटमैन को गिरा दिया गया। 45 सेकंड बाद लगभग फैटमैन जमीन से 1600 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया और बम पर लगे हुए RG एंटीना द्वारा सिग्नल छोड़े गए। यह एंटीना जमीन से बम की ऊंचाई का पता लगाता है और बम फटने के ठीक पहले यानी कि लास्ट स्टेप में रडार अल्टीमीटर से बम और जमीन के बीच की अंतिम मापन की जाती है। उसके बाद बम के अंदर लगाए गए 32 ब्रिज मापन वायर एक्टिव होकर एक साथ बिजली की चिंगारी छोड़ते हैं, जिसके कारण सभी विस्फोटक एक साथ फट जाते हैं और इस विस्फोट के कारण मेटल कवर की मोटी परत अंदर की तरफ शॉक वेव पैदा करती है और मीडियम डेंसिटी वाला एल्युमिनियम पुशअप अपने द्वारा अंदर की तरफ इस शॉक वेव को ट्रांसफॉर्म करता है। इसके बाद शॉक वेव एक बोरॉन से बने प्लास्टिक कवर से गुजरती है और अंदर के कंपोनेंट्स को एक्टिव करती है। इसके बाद शॉक वेव नेचुरल एल्युमिनियम से ट्रांसफर होकर एल्युमिनियम स्फीयर को कंप्रेस करती है और इस एल्युमिनियम स्फीयर के बीच में दो एलिमेंट प्लूटोनियम और बेरिलियम आपस में कंप्रेस हो जाते हैं और इस कंप्रेशन के कारण ये दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण न्यूट्रॉन का एक बड़ा विस्फोट हो जाता है और इसके लगभग 10 मिलीसेकंड बाद न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और इस चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन प्लूटोनियम के एक एटम से टकराता है, जिससे प्लूटोनियम का एक एटम दो प्लूटोनियम में विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया में दो न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है और ये दोनों न्यूट्रॉन फिर दो प्लूटोनियम एटम से टकराते हैं जिसमें 4 न्यूट्रॉन निकलते हैं और कुछ इस प्रकार
से चैन रिएक्शन शुरू हो जाती है और इस चैन रिएक्शन के कारण अचानक से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और बम तेज धमाके के साथ फट जाता है। इस परमाणु बम को अगर जमीन पर फोड़ा जाता तो इसकी काफी एनर्जी जमीन के अंदर चली जाती और इसका असर महज एक छोटे इलाके तक ही सीमित रह जाती। यही कारण है कि फैटमैन को लगभग जमीन से 1600 फीट हवा में फोड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके को तबाह किया जा सके। इस बम धमाके में लगभग 40,000 लोग मारे गए और जहाँ पे ये बम विस्फोट हुआ था उसकी 8,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंडर में आने वाली हर एक इमारत नष्ट हो गई और बम फटने के पास के स्थान में खड़े लोग तुरंत ही राख बनकर हवा। विस्फोट मुख्यतः 3 कारणों से हुआ। पहला विस्फोट, दूसरा फायर और तीसरा रेडिएशन। परमाणु बम से होने वाला विस्फोट एक्सरे द्वारा गर्म की गई हवा से होता है जिसे फायरबॉल कहा जाता है। फायरबॉल एक बेहद ही गर्म और विशाल चमकदार आग का गोला था जिसने बम फटने के शुरुआत में ध्वनि से भी तेज चारों दिशाओं में शॉक वेव पैदा कर दी थी और इस आग के तूफान ने लगभग 3.2 किलोमीटर के रेडियस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप 3 तरह के रेडिएशन निकले थे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेडिएशन अधिक नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, इसके प्रभाव से बचने के लिए हेलमेट और सुरक्षा कपड़े ही काफी होते हैं, पर बीटा पार्टिकल इससे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये सीधा इस शरीर के त्वचा को छेद कर नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि त्वचा में जलन होना। और सबसे खतरनाक रेडिएशन जो फैलाते हैं उसका नाम है गामा रेडिएशन। इंसानों को क्षति पहुंचाने की क्षमता इसके अंदर काफी ज्यादा होती है। यह एक अच्छे खासे इंसान के शरीर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर सकती है। इसके मुख्य लक्षण जैसे कि कैंसर और हृदय रोग, और यह इंसानों के जीन में बदलाव करके वंशाणु रोग भी पैदा कर देते हैं जिससे आने वाली अगली पीढ़ियां भी इसके क्षतिग्रस्त में रहेंगी। के बाद अगर आपको भी लगता है कि नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम काफी ज्यादा खतरनाक है तो बस इतना जान लीजिए कि आज के जमाने के जो परमाणु बम है और हिरोशिमा पर फोड़े जाने वाले परमाणु बम इसके सामने महज एक दिवाली पर फोड़े जाने वाले पटाखे के समान है। हिरोशिमा और नागासाकी को मिलाकर जितना बड़ा विस्फोट हुआ था उसकी तुलना में रसिया का अकेला ही टेसार बम 1400 गुना ज्यादा धमाका कर सकता है।